हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। इसके हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन एनएमआर। ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये टर्म समझाऊंगी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज कर रहे हैं या आने वाली वीडियोज में करेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए को समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ इथाइल अल्कोहल का CH3CH2OH। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में इस तरह से बना रही हूँ 3D में। C यहाँ पर, H, ये OH, इस तरह से बनाने का मैंने इसको कोशिश की है। ठीक, अब मुझे इसको स्टडी करना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, इसके दोनों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मींस इसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया सैंपल ट्यूब को मैंने। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है, इस तरह से रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगी, पहले भी बता चुकी हूं मैं, इसमें 6 हाइड्रोजन है H1। इनमें जो न्यूक्लियस है, ये खुद को, न्यूक्लियस हमारा किसकी तरह काम करता है, टिनी मैग्नेट की तरह, एक छोटे मैग्नेट की तरह। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, ये न्यूक्लियस खुद को अलाइन कर लेगा किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। मींस उसका साउथ पोल नॉर्थ के सामने आ जाएगा इस तरह से। मान लीजिए एक लिया हमने ये न्यूक्लियस किसी भी H का, तो साउथ यहाँ आ गया और N यहाँ आ गया। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये न्यूक्लियस कहीं भी स्पिन कर रहा था, डीजनरेटेड स्टेट में था, इस तरह से कभी ऊपर नीचे कहीं भी कर रहा था, ये स्पिन डीजनरेटेड स्टेट में था। लेकिन जैसे ही मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इन सब ने अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लिया। नॉर्थ के सामने साउथ आ गया और साउथ के सामने नॉर्थ आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको दी रेडियो वेव्स, कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स दी हमने इसको। तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो ये न्यूक्लियस है फ्लिप कर जाएंगे और हमें सिग्नल मिल जाएगा। यही तो है इसका बेसिक एनएमआर का। यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगा दिया। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैंने 100 मेगाहर्ट्ज की मैंने लगा दी रेडियो वेव्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड मैं बढ़ा रही हूं, फील्ड स्वीप मेथड हम यूज कर रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले हमने 1 टेस्ला का था, फिर मैंने 1.1 टेस्ला लगाया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ाई हमने स्ट्रेंथ। तो क्या होगा, डिटेक्टर हमें बता देगा कि एब्जॉर्प्शन हो गया। जहां भी एब्जॉर्प्शन होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, वहां रेजोनेंस हो जाएगा और हमें सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो क्या होना चाहिए था कि हमें सिग्नल मिल जाना चाहिए था इस तरह से। 6 हाइड्रोजन है तो एक इंटेंस पीक मिल जानी चाहिए थी। जितने हाइड्रोजन ज्यादा, उतनी ही इंटेंस और बड़ी पीक। तो इस तरह से मुझे पीक मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे जो इस एक्सपेरिमेंट में जो पीक मिली, वो मुझे मिली इस तरह से। एक पीक तो मुझे मिली ऐसे, दूसरी मिली मुझे इस तरह से, और तीसरी मिली मुझे इस तरह से। ये 3 पीक्स मुझे मिली। ठीक है, तो ये मुझे क्यों मिली, चलिए समझते हैं। देखिए, CH3CH2OH, इसमें 3 तरह के जो है प्रोटॉन्स हैं। एक तो ये है H, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के, इसे मैं A नाम दे रही हूं, A। दूसरे हैं ये वाले 2H, इन्हें मैं B कह रही हूं, और ये 3H है, इन्हें हम C कह देते हैं, C। तो ये जो A वाला हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब इसके हम ये मानेंगे कि एटम से, मतलब प्रोटॉन से क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो इस प्रोटॉन से क्या जुड़ा हुआ है, H से ऑक्सीजन। अगर हम इधर देखें, ये वाले जो प्रोटॉन है 2, इनकी एक तरफ तो ऑक्सीजन है और एक तरफ ये CH3 से जुड़े हुए हैं, अलग एनवायरनमेंट है इनका। अगर हम इसकी बात करें CH3 की, ये जो 3 H3 है, 3 प्रोटॉन है, इनके एक तरफ कुछ नहीं है और दूसरी तरफ ये CH2 से जुड़े हुए हैं, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है।
तो जब केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है इनका, तो ये सिग्नल भी अलग अलग देंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन एनएमआर, तो सिग्नल जो मिलेंगे हमें अलग अलग तरह के मिलेंगे। तो ये हमें 3 तरह के सिग्नल इसलिए ही मिले। ये वाला मुझे सिग्नल मिला, ये था OH के लिए, दूसरा सिग्नल CH2 के लिए था, और तीसरा सिग्नल CH3 के लिए था। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है इसलिए इसकी पीक थोड़ी छोटी आई। इसमें H2 है, 2 प्रोटॉन है, तो थोड़ी सी बड़ी, और इसमें 3 में ज्यादा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6 के 6 एक ही देंगे, बट इन्होंने अलग अलग दिया। तो इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये एक एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, अब हमें क्या इसमें देखना है कि एक चीज आप यहां पर ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा पीक है, इसके जो राइट साइड में अगर हम जाएं तो ये वाला एरिया तो कहलाता है अपफील्ड, और अगर इस साइड आए हम, या आप इधर समझिए दूसरे में, ये कोई सिग्नल है, अगर इधर हमें पीक मिले तो हम उसे कहेंगे अपफील्ड, और अगर इधर मिले तो हम कहेंगे इसे डाउनफील्ड। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि अगर मैं अपफील्ड कह रही हूँ मीन्स इधर की तरफ वो पीक मिल रही है, और अगर डाउनफील्ड तो वो इधर। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें आगे काम आएंगी, इसलिए मैं इनके लिए अलग से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से हमें 3 अलग अलग सिग्नल्स मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो CH3 CH2 OH है, इसमें आप ये बताइए कि इसमें जो है ये 3 प्रोटॉन CH3 वाले, ये जो 3 प्रोटॉन है, ये एक से एनवायरनमेंट में है। क्लियर है ये बात? गॉट इट? तीनों एक से एनवायरनमेंट में है। ये 2 एक एनवायरनमेंट के हैं, और ये जो अकेला है ये अलग एक ही एनवायरनमेंट का है। मतलब ये इससे अलग है, इससे अलग है, लेकिन ये 3 तो एक से है ना। अगर H1 H2 H3 ये 3 है, ये तीनों तो एक ही एनवायरनमेंट के हुए, और ये दोनों भी एक ही एनवायरनमेंट के हुए H1 H2, और ये H अलग एनवायरनमेंट का हो गया। तो ये जो 3 H है, इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इन तीनों का एक ही सिग्नल आएगा, जो एक ये मिला। इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमेशा सिग्नल एक देंगे, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। अब इसमें CH3 के तीनों प्रोटॉन एक से, ऐसा थोड़ी है कि H3 भी अलग अलग सिग्नल दे रहा है। CH3 सिर्फ एक ही सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब दीज आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर हम H1 H2 की यहां पर बात करें, ये दोनों भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ये। ठीक है, लेकिन ये और ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है। ये इसके लिए नॉन इक्विवेलेंट है, और ये इसके लिए नॉन इक्विवेलेंट है। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या होते हैं ये। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो एक ही सिग्नल दें, और नॉन इक्विवेलेंट जो अलग अलग सिग्नल्स देंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन ने आप देखिए यहाँ पर एक ही सिग्नल दिया, H2 ने, CH2 ने एक ही सिग्नल दिया, H3 एक ही सिग्नल दिया। ठीक, दूसरी बात, नंबर ऑफ सिग्नल्स भी यहीं पर क्लियर हो जाता है कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल्स देंगे। सिग्नल्स से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी तरह के प्रोटॉन है। अब ये मुझे मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि ये मुझे इथाइल अल्कोहल दिया गया, मुझे तो सैंपल ट्यूब के अंदर एक दे दिया गया एक कंपाउंड। ठीक है, मैंने उसको स्टडी किया, एनएमआर स्टडी, तो मुझे 3 सिग्नल मिले। ठीक है, तो मुझे ये बात क्लियर है, जो भी एनएमआर स्टडी कर रहा है एनएमआर को, उसको अगर स्पेक्ट्रम में ये 3 सिग्नल मिल रहे हैं या 4 मिल रहे हैं, तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो कंपाउंड है उसके अंदर 3 या 4 तरह के अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह से तो हम एनएमआर में स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि ये जो मैंने कंपाउंड है इसका ये एक ही सिग्नल मिल जाता, तो फिर हम कैसे स्टडी कर पाते हैं एनएमआर को, हमें कैसे पता चलता कि हमारा कंपाउंड क्या है। तो इसका जो बेसिक जो फंडा है वो यही तो है कि H एटम कितने हैं, 3 है, 4 है, और अगर 3 है या 4 है तो उनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, किस किस से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग जगह पर अपनी सिग्नल देंगे, अपनी पीक देंगे। तो उससे हम अपना जो स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन है वो इसी तरह से ही किया जाता है। ये बात आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको कि सिग्नल्स के नंबर हमें बता रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन हैं, कितने प्रोटॉन हैं उसमें। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें बताएगी, क्या बताएगी कि किस तरह का है हमारा कंपाउंड। ठीक है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, किस तरह का कंपाउंड है वो पोजीशन बता देगी। केमिकल एनवायरनमेंट क्या है उसका, पोजीशन बता देगी हमें।
अभी और क्लियर हो जाएगा आगे जब हम शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो प्रोटॉन पर किस तरह से पड़ रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, सिग्नल्स के थ्रू, सिग्नल से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आप मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड है मेरा, इसी एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम हर एक चीज को। ये यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैंने लगाया 1 टेस्ला का। टेस्ला या गॉस यही होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है, मेनली 1 टेस्ला का मैंने लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अब 1 टेस्ला मैंने लगाया, रेडियो वेव्स ऊपर से दी जा रही हैं, ठीक। एब्जॉर्प्शन हो गया, मुझे एक सिग्नल मिल गया ये वाला OH वाला, ठीक। अभी मैंने और दिया, थोड़ा सा और बढ़ाया, इसकी जो स्ट्रेंथ है 1.1 या 1.01 टेस्ला की दी हमने, थोड़ी और बढ़ाई इसकी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, तो हमें और सिग्नल्स मिल गए। इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन जो है जरूरी नहीं है कि ये वाला H, ये वाला प्रोटॉन अगर जितने मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरा भी उतने पर ही करेगा। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, उसके एनवायरनमेंट पे, उस प्रोटॉन के। ये प्रोटॉन मान लीजिए 1 टेस्ला पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 1 टेस्ला पर एब्जॉर्ब हो गया ये, और हमें जो है सिग्नल मिल गया ये OH वाला, सबसे पहला हमें OH वाला। अभी बताऊंगी आगे OH का हमें सबसे पहले क्यों मिला सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल मिल गया, मान लीजिए थोड़ा सा मैंने और बढ़ाया, 1.1 टेस्ला कर दिया या 1.2 टेस्ला कर दिया मैंने, और हमें सिग्नल्स मिल गए बाकी। इसका मतलब है सारे प्रोटॉन एक सा जो है स्ट्रेंथ की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, कुछ जल्दी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद हो रहे हैं। तो इसका भी रीजन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है। अब वो हम समझेंगे क्या इफेक्ट है शील्डिंग और डी शील्डिंग से। ये तो समझ में आ गया होगा आप फील्ड और डाउन फील्ड, कि अगर इधर मिल रहा है तो अब फील्ड और इधर मिल रहा है तो डाउन फील्ड। अब शील्डिंग और डी शील्डिंग समझते हैं, फिर ये और ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी आता है ये, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए एक मैं यही ले लेते हैं अपना CH2 CH3 CH2OH वाला ही एग्जाम्पल। इसमें मैं ये ले रही हूं, सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, ये इथाइल अल्कोहल का ही एक प्रोटॉन ले लिया हमने, ठीक। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये, ठीक। इसका अब हमें पता है कि न्यूक्लियस तो है ये, इसके अंदर ये जो बॉन्ड से बंधा हुआ है ये कंपाउंड के अंदर CH, आ गया ना समझ में, ये CH3 CH2OH ये है, तो इसमें कहीं CH बॉन्ड भी तो होगा, तो वो एक बॉन्ड उठा लिया मैंने यहाँ पर CH, तो इसके बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही तो बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर H के चारों तरफ, H के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ये शो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने पहले भी बताया आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जब दिया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी बात कि अगर प्रोटॉन है तो इसके ये बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी है इसके आसपास, ऑब्वियसली है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस तरह से मैं बना रही हूं, ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड लोकल डायामैग्नेटिक करंट, डायामैग्नेटिक करंट, ठीक है। अब यहां से हम लगा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दी मैंने अपनी टेस्ट ट्यूब, जहां मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, NMR कर रही हूँ। तो मान लीजिए सपोज कर रहे हैं मैंने यहाँ से लगाया ये मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ है H0, H0 स्ट्रेंथ का मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है,
अब इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे नीचे एरो से दिखा रही हूं मैं, चक्कर लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कि भाई सामने से आपने एक मैग्नेटिक फील्ड मुझ पे लगा दिया, तो मैं उसको प्रोटेस्ट तो करूंगी, करूंगी कि नहीं करूंगी प्रोटेस्ट ऐसे। तो जब ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो न्यूक्लियस को बचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लगा रहे हैं फोर्स। वो कह रहे हैं कि भाई इसको बचाओ, न्यूक्लियस तक नहीं आना चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे हैं, जिनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमने लगाया, वैसे तो उनमें था मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो है उनमें, जिसे कि हम लोकल डायमैग्नेटिक करंट कहते हैं। लेकिन जब हमने ज्यादा स्ट्रेंथ का लगा दिया ये, तो जितनी स्ट्रेंथ का भाई तुम जितने मेरे ऊपर फोर्स लगाओगे मैं भी तो उतना प्रोटेस्ट करूंगी, उतना प्रोटेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आप किसी पर भी अगर इतना लगाओगे तो वो दूसरा भी लगाएगा। तो जब ये लगाया तो इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर बदले में क्या लगा रहे हैं, ऊपर से न्यूक्लियस को बचाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया, क्योंकि हमने लगाया नीचे से उस पर फोर्स, हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसे कहेंगे हम अप्लाई कर रहे हैं ना मशीन से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बचाने के लिए अब देखिए ये नीचे की तरफ मैंने एरो बना रखे हैं, ये नीचे बना रखे हैं, ये नीचे बना रखा, ऐसे बना रखा है। अब ये यहां से इस पोजीशन पे जहां मैंने हाथ रख रखा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे ये न्यूक्लियस तक, ये बीच में न्यूक्लियस है, नहीं आने दे रहे। लेकिन यहां से तो ये अपना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो रुक नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, चक्कर तो लगाएंगे ही, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जब आ जाएंगे तो फिर नीचे की तरफ उसको पुश करेंगे कि भाई ऊपर नहीं आना न्यूक्लियस तक, फिर न्यूक्लियस को बचाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहां से यहां, फिर यहां तो जाना पड़ेगा इन्हें, ऐसा तो है नहीं वही रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे फिर फोर्स पुश करेंगे कि भाई इसको, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, इसी तरह का अगर मैं ऐसे बना दूं ये मैग्नेटिक फील्ड एक और, तो सेम कंडीशन कि भाई यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, पर चक्कर तो लगाना पड़ेगा, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, फिर यहां पर आ गए, फिर पुश करेंगे उसे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये वाला जो फील्ड है, ये जिसको मैं सर्कल कर रही हूं, ये और एक ये वाला, इन दोनों जगहों पर अगर कोई न्यूक्लियस है तो वो शील्ड हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा। ढाल का काम कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के। क्लियर हो गई ये बात, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने नीचे से अप्लाई किया, बदले में ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई हुआ, इंड्यूस्ड, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अप्लाइड, तो ऊपर से बदले में उन्होंने भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाया न्यूक्लियस को बचाने के लिए। इन इलेक्ट्रॉन्स का पर्पस क्या है, न्यूक्लियस को बचाना मैग्नेटिक फील्ड से, शील्ड करना उसे। तो ये जो मैंने एरिया बताए हैं, बताएं ये और ये, यहां पर अगर कोई न्यूक्लियस बैठा है तो वो शील्डेड कहलाएगा, इट इज कॉल्ड शील्डेड। और अगर कोई यहां पर है इस जगह पर कि भाई अब चक्कर लगाते हुए तो इधर तो जाएंगे ही ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पुश नहीं कर पा रहे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस एरिया में जो है वो कहलाएंगे डी शील्डेड, ये डी शील्डेड हो गए, शील्डेड और डी शील्डेड। ठीक है, अब फिर से आप आ जाइए देखिए उस टॉपिक पर अपने, ये CH3 CH2OH, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया इनके दोनों तरफ, यही वाला। ठीक है, तो जो शील्डेड थे उनको मैंने 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, अभी शुरू में देखा था 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, तो 1 टेस्ला पे कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया कुछ ने, तो कुछ H ने, इथाइल अल्कोहल के, कुछ ने नहीं किया। अब जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो सिग्नल दे दिया मुझे, ये मुझे दे दिया OH ने सिग्नल दे दिया अपना, क्योंकि OH ने 1 टेस्ला, सपोज कर रहे हैं ये हम 1 टेस्ला का, पर उसने एब्जॉर्प्शन शो कर दिया और सिग्नल पीक दे दी हमें। क्यों दे दी उसने जल्दी हमें पीक, क्योंकि वो क्या था, डी शील्डेड। डी शील्डेड क्यों था, देखिए OH, O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है O की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब H क्या हो गया, H ऐसा है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जब कमी हो गई तो कम ही मैग्नेटिक फील्ड में इसने
सिग्नल दे दिया। तो ये भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट है कि भाई हमारा जो प्रोटॉन है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जैसे कि ओ ने खींच लिया, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये न्यूक्लियस अकेला रह गया, कम, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जल्दी सिग्नल दे देगा। और मान लीजिए ये वाला है कोई CH3 है या CH2 है, इस तरह का कोई ग्रुप है, मान लीजिए H के साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, तो क्या होगा, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ डोनेट कर देगा H की तरफ, तो क्या होगा, सिग्नल हमें देर में मिलेगा और हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ानी पड़ेगी। अगर OH का मुझे 1 टेस्ला पर मिल गया था तो मुझे थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं और सिग्नल्स मुझे मिल जाएं। क्लियर है ये बात। अब क्योंकि देखिए अब सिग्नल्स किस पर डिपेंड किया, सिग्नल किस पर डिपेंड किया कि हमारा जो प्रोटॉन है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां लिख देती हूं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा हुआ है, जैसे कि H के साथ में मान लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं RCH2 R डैश, और एक लिखा मैंने RCH2 Cl, तो अब बताइए ये दोनों तो एक से हैं, अभी ने देखिए R मतलब एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इस एरो से शो कर रही हूं मैं, इधर की तरफ उसे डोनेट कर रहा है, तो इधर की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ, तो इसके चारों तरफ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी इसकी तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी का क्या मतलब है, शील्डेड हो गया, अब ये भी शील्डेड हो गया ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो बचाएंगे उसे मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये शील्डेड हो गया। अब Cl देखिए, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, मान लीजिए सपोज कर रही हूँ यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर इसने डोनेट किया R डैश ने, तो इसके पास आ गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गया शील्डेड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रह गए वो हो गया डी शील्डेड। समझ आ गई ये बात कि डी शील्डेड और शील्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सिग्नल पर, जो हम पढ़ रहे हैं NMR पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा शील्डेड और डी शील्डेड का। देखिए जो ये शील्डेड है, जैसे कि ये है हमारा शील्डेड, ये अपने सिग्नल देगा अप फील्ड में, अप फील्ड मीन्स इधर राइट साइड में यहां, और जो हमारा डी शील्डेड है वो कहां देगा, डाउन फील्ड में। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, शील्डेड प्रोटॉन कहां सिग्नल देगा, अप फील्ड में। अप फील्ड में क्यों देगा, क्योंकि हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अप करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी, क्योंकि शील्डेड प्रोटॉन थे ये, इनकी स्ट्रेंथ, इसको जो है न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, कम स्ट्रेंथ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसे बचा रहे हैं, हमें इनको ज्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी इसको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अप की हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसलिए इसका सिग्नल अप फील्ड में, और डी शील्डेड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये कहां सिग्नल देगा, डाउन फील्ड में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, एक आध इलेक्ट्रॉन है वो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा, उतना फोर्स इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा पा रहा वो उतना, तो क्या होगा, ये डाउन फील्ड में सिग्नल दे देगा, डाउन फील्ड में जाके सिग्नल देगा, वो ज्यादा पर देगा, ये कम पर देगा। आगे हम और जब पढ़ेंगे कि सिग्नल का कौन कौन से ppm पर आएगा तब और क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझ लीजिए कि ये सिग्नल अप फील्ड में देगा, शील्डेड अप फील्ड में, और यहां दोबारा से बना देती हूँ, ये देखिए ये सिग्नल है, ये है हमारा अप फील्ड और ये है डाउन फील्ड, ठीक है। तो शील्डेड अप फील्ड में और डी शील्डेड डाउन फील्ड में। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। याद करने के लिए डी 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 याद रखना है, डी 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 क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 डी याद रखिए, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा, डी शील्डेड हो जाएगा प्रोटॉन और डाउन फील्ड में सिग्नल देगा।
है कि नहीं है, इससे समझिए डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, पहली चीज डेफिशिएंसी डी। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है डी शील्डेड हो गया, इलेक्ट्रॉन शील्ड ही नहीं कर पा रहे, डी शील्डेड हो गया, दूसरा डी। तीसरा डी डाउन फील्ड में जाके सिग्नल देगा, तीसरा डी। तो सब डी से है, याद रखना है ये, ठीक है, 3D डाउन फील्ड में जाएगा ये, ठीक। तो ये एनवायरनमेंट के हमारे ये जो है इफेक्ट्स पड़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। तो आज हमने समझा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, एक सिग्नल जो देंगे वो इक्विवेलेंट, और जो अलग अलग सिग्नल्स देंगे दोज आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जैसे कि हमने समझा था, जैसे ये मैं लिख रही हूं CH3 CH2 CH3। अब इसमें बताइए, ये जो है हमारे CH3 और इसमें जो H3 है और इसमें जो H3 है, ये इक्विवेलेंट है। कैसे? दोनों इस साइड में CH2 से और ये भी CH2 से ही जुड़ा हुआ है, इधर कुछ नहीं है, इसके भी इधर कुछ नहीं है, तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक सा है, ए, इन्हें मैं एक से ही नाम दे रही हूँ ए, ये एक ही सिग्नल देंगे, और ये जो है हमारा बीच वाले H2 ये दूसरा सिग्नल देंगे। तो इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, एनवायरमेंटल इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इनका सेम है, एक ही सिग्नल देंगे, नंबर ऑफ सिग्नल एक और इसका दो। तो इस कंपाउंड के हमें दो सिग्नल मिलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं CH3 CO CH3, अब इनमें बताइए एक ही सिग्नल मिलेगा इसका, क्योंकि इस H3 का भी वही एनवायरनमेंट है जो इसका है, भी दोनों CO से जुड़े हुए हैं, एक से हैं दोनों, इस H3 भी वही है, ये भी वही है, दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ये एक ही सिग्नल देंगे, ये भी एक सिग्नल देगा और ये भी एक सिग्नल देगा। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए ना ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए, और ये H2 नॉन इक्विवेलेंट है बीच वाला, तो ये अलग सिग्नल दे रहा है। तो ये तो होगा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जैसे कि अभी हमने किया CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल, इसमें 3 तरह के प्रोटॉन है, मतलब नॉन इक्विवेलेंट, ये 3 एक से है, ये दोनों एक से है, ये अलग है। तो ये 3 तो इक्विवेलेंट हो गए, ये 2 इक्विवेलेंट हो गए, ये अलग हो गया। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये कैसे है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इसलिए ये 3 सिग्नल देगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए आप यहाँ पर ही, जो इथाइल अल्कोहल है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे यहाँ पर OH की पीक मिल गई छोटी, क्योंकि यहाँ पर एक H था तो हमें छोटी पीक मिली थी ये OH, और सबसे पहले मिली थी, क्यों मिली थी हमें सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, थोड़ा बढ़ाया उसको स्ट्रेंथ को, तो ये जो H है इसमें जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है H, ये कैसा है प्रोटॉन बताइए, O के साथ जुड़ा हुआ है, और O कैसा ग्रुप है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो H के पास क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कैसा हो गया, डी शील्डेड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसने कहाँ सिग्नल दिया हमें, डाउन फील्ड में आके, इधर अप फील्ड होता है और ये हमारा डाउन फील्ड में हो गया, इसने हमें सबसे पहले सिग्नल दे दिया और डाउन फील्ड में दे दिया, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन फील्ड, डी शील्ड डेफिशिएंसी सबसे पहले, तो फिर डाउन फील्ड और डी शील्डेड, ठीक है। तो ये तीनों टर्म याद रखनी है, डी शील्ड, डाउन फील्ड और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद मिला हमें दूसरा, मतलब हमें टोटल कुल मिला के कितने सिग्नल मिले, 3 सिग्नल मिले इसमें। तो हमें कम उस पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर मिल जाएगा, ठीक है, अगर डी शील्डेड है, कम स्ट्रेंथ पर ही दे देगा वो सिग्नल डाउन फील्ड में जाके। और जितना उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर वो उस जोन में है जहां पर वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्डेड है, तो हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप करनी पड़ेगी, और सिग्नल फिर हमें मिलेगा कहाँ, अप फील्ड में, ठीक है। तो अप फील्ड में कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप, ठीक। और सिग्नल कहां मिलेगा जाके, अप फील्ड में, कौन से प्रोटॉन्स का, शील्डेड। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट यहाँ पर, ये वाले टॉपिक्स, ये जो हमने आज लिए छोटे छोटे, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे पता चलेगा हमें, इक्विवेलेंट एक देंगे, नॉन इक्विवेलेंट अलग अलग सिग्नल्स देंगे, उन्हीं के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितने इक्विवेलेंट और कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ सिग्नल, अप फील्ड और डाउन फील्ड हमने देखी, और शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इस कंसेप्ट को भी हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल शिफ्ट, और टीएमएस को भी समझेंगे
कि टीएमएस क्या है, हम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं वो लेते क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।